पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं और आज 19 अगस्त है तो आज 3 रुपए कुछ पैसे का इजाफा किया गया है, कल 5 रुपए का इजाफा किया गया था। अब जो हम बात शुरू में कर रहे थे वो ये थी कि मुल्क में एहतजाज चल रहा है, बाकायदा प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एहतजाज चल रहा है, धरने सिट इन हो रहा है। किस बात पे हो रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम की जाएं 225 पे लाई जाएं, 225 पे लाई जाएं। और ये कौन सी जमात कर रही है? जमात इस्लामी कर रही है। खैर से जिस दिन से जमात इस्लामी एहतजाज में बैठी हुई है उस दिन से पेट्रोलियम प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही जा रही हैं, कम एक पैसा भी नहीं हुई। पता नहीं ये कोई हसीन इत्तेफाक है या हुकूमत ने अब सोच लिया कि अगर ये बैठे हुए तो हम भी बढ़ाए जाएंगे। ये जो भी है इससे आवाम का कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो ये लग रहा है इन सिट-इन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब जो प्राइस है एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। नए प्राइस ये हैं पेट्रोल के, नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत पे 5 रुपये 27 पैसे इजाफा होकर 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। सो 2 दिन के अंदर पेट्रोल प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है वो 9 रुपये 21 पैसे और डीजल में 11 रुपये 74 पैसे। सिर्फ ये 2 दिन की कहानी है। अभी तो जुमेरात है, जुमा है, फिर हफ्ता इतवार आएगा। हफ्ता इतवार को छुट्टी करते हैं जी पेट्रोल प्राइस बढ़ाने में। डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फार्मूला है, क्यों पेट्रोलियम प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही जा रही हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, जानना आप चाहूँगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पैसों में की जाती है, इजाफा जो है वो रुपयों में किया जाता है, 4 रुपये 5 रुपये। पिछले 2 दिन में 9 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये क्यों, ये फार्मूला क्या है इसके पीछे? और इन फैसलों से आप इत्तेफाक करते हैं जो हो रहा है, जो हुकूमत जिस तरह से फैसले कर रही है, ओगरा जो रोज़ नोटिफिकेशन डाल रहा है योमिया पेट्रोलियम प्राइसेस का, आप इससे एग्री करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सूरत हाल तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को देखें, पाकिस्तान के माशी हालात जो है उनको देखें और हमारी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं उनको देखें, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे दूं कि किस तरीके से हो रहा है, तो ये 7 दिन की रोलिंग एवरेज जो है, जो प्लैट्स आपका मिडल ईस्टर्न का है, गल्फ का है, उसकी रोलिंग एवरेज को लिया जाता है। और रोलिंग एवरेज का मतलब है कि इन 7 दिनों में अगर 2 दिन 3 दिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है ग्लोबली और 1-2 दिन कम भी हुई है, तो जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा प्राइस बढ़ने का ही आता है। तो दैट्स वाई आपको लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, जिसका इम्पैक्ट हम कंज्यूमर्स पे देखते हैं। अभी अगर आप अपनी पेट्रोल की प्राइस को देखें तो उसके अंदर जो एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस है, जिसको आप एक्स रिफाइनरी प्राइस कहते हैं, या जो आपकी इम्पोर्ट वाली प्राइस है, वो टोटल प्राइस का कोई अराउंड 67 to 68% जो है वो बनता है। बाकी सारे का सारा या तो वो मार्जिन्स हैं ओएमसीज के, मार्केटिंग कंपनीज के, डीलर्स के, पेट्रोलियम लेवी उसके अंदर आ जाती है, कोई अराउंड 24% उसमें पेट्रोलियम लेवी है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट लेवी उसके अंदर आ गई, वो भी कोई अराउंड 2% बनती है। तो ये कुल मिला के आपका जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें अराउंड 95% इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल अदर देन मार्केट फोर्सेस उसके साथ लिंक्ड है। अच्छा, तो जब भी ऐसी सूरत हाल होती है अदर तो देन मार्केट जो फैक्टर्स हैं, जिसमें आपने टैक्स लेवी का जिक्र किया और दूसरे जिक्र किए हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के पास कीमतें कम रखने या उसमें कोई कमी करने की कोई गुंजाइश है? इसमें क्यों नहीं कमी की जा सकती? ऐसा क्या नुकसान होगा हुकूमत को? जी देखिए, सर्टनली किया जा सकता है। हुकूमत शायद नेगोशिएट कर सकती है अपनी मार्केटिंग कंपनीज के साथ, डीलर्स के साथ, साथ साथ में जो पेट्रोलियम लेवी है उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन आपके पास एक साइड पे आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसको भी निगोशिएट करना है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल नंबर्स देखें तो हमने पेट्रोलियम लेवी से जितना टारगेट रखा था उससे ज्यादा अचीव किया है, उससे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। तो उस रेवेन्यू को रिसाइकल किया जा सकता था थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन चूंकि आपके पास आईएमएफ का प्रेशर है, आपके पास करंट अकाउंट का जो है वो भी डेफिसिट चल रहा है, तो शायद उस चीज को नहीं किया जा सकता। एक चीज जो शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए की जा सकती है और जो कि नहीं की जा रही, वो ये कि ये जो आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, खास तौर पे क्लाइमेट लेवी का जो रेवेन्यू है 5 रुपए पर लीटर, वो कोई अराउंड 60 से 70-75 अरब रुपए साल का बनता है। उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। वो नहीं किया जा रहा, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा रहा है और वो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि किस तरीके से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिलीफ किया जा सकता है।
जी, जबकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा भी नहीं है, पहली दफ़ा हम पे कार्बन टैक्स लगा है और वो जो कार्बन टैक्स का पैसा है, वो चाहे कि वो क्लाइमेट की साइड पे जाए या वो रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे जाए, आप उसको जो है वो बजट डेफ़िसिट के लिए यूज़ करें। तो एक चीज़ ये देखने वाली है। दूसरी शायद आगे जाके हम ₹2 ₹3 और इज़ाफ़ा देखेंगे पेट्रोल में, क्योंकि जो डीलर्स हैं उन्होंने ₹8 से अपना मार्जिन बढ़ा के कोई अराउंड ₹10 कर लिया, वो भी इंक्रीज़ नज़र आएगा। और तीसरी चीज़ जो देखने वाली है कि क्या रीजनल कंट्रीज़ आपकी जो पीयर इकोनॉमीज़ हैं, क्या वो एकदम से पूरा शॉक जो है वो कंज्यूमर्स पे ले आते हैं? ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश में उसको डिले किया जाता है, इंडिया में उसको डिले किया जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया में उसको डिले किया जाता है। तो पाकिस्तान को थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक बेसिस पे ये सोचना है। ख़ास तौर पे पेट्रोल तो एक जगह पे, जो डीज़ल है उसकी प्राइस बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और डीज़ल आपका एग्रीकल्चरल फ्यूल है। और जब भी एग्रीकल्चरल फ्यूल बढ़ता है, फार्मर के इनपुट कॉस्ट पे हिट आती है, तो आपका जो मुल्क है वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाता है। अगले साल शायद फार्मर अपनी हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से उस पैमाने पे फसल नहीं लगा सकेंगे, तो उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो देखने की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में जो वो फ्रेट मार्जिन है, जो आपका पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ती जा रही है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। वो एक डिस्क्रेशन बनता जा रहा है। अगर उस चीज़ को ठीक कर लिया जाता है, तो वो भी ठीक हो सकता है। और चौथी चीज़ जो कि शायद होनी चाहिए थी, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक डीरेगुलेटेड मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करें, तो फिर आपको कॉम्पिटिशन लेके आना होगा। रिफाइनरीज़ पे भी कॉम्पिटिशन लेके आएँ, मार्केटिंग कंपनीज़ पे भी कॉम्पिटिशन लेके आएँ और डीलर्स पे भी कॉम्पिटिशन लेके आएँ, ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें डिफरेंट पैकेजेस की फ़ॉर्म में, क्वालिटी की फ़ॉर्म में। तब जाके आपका ये जो पेट्रोल का सिस्टम है, ये शायद ठीक हो सकता है। अगर आप एक यूनिफ़ॉर्म प्राइस सेट करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव होगी या डीरेगुलेटेड होगी, वो ट्रू मीनिंग्स में, ट्रू सेंस में डीरेगुलेटेड नहीं होगी। करेक्ट। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर साहब हमें सारे सवालात के जवाबात दिए। ये वही जवाबात हैं जो हम ढूंढ रहे थे बहुत अरसे से। एक तो ये कार्बन लेवी वाला जो इशू है, जो ₹5 हमें पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर पे करने पड़ते हैं, वो हैविंग नोन कि हमारा कार्बन एमिशन 5% है, ठीक है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स उतने हैं भी नहीं, फिर भी वो हम पे लगा हुआ है, हम पे भी कर रहे हैं, तो उसको ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता था हमें रेस्क्यू करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि जो मोनोपोली क्रिएट हुई भी है हमारे मुल्क में, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होगा रिफाइनरीज़ के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, डीलर्स के अंदर, तो जाके प्राइसेस जो हैं वो और अच्छी तरीके से अभी तो डिरेगुलेट हो साइम जो सकते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने 40 दिन के लिए ये अपना जो एक एहतजाज था, तातुल था, उसको रोका हुआ है। अब देखते हैं आगे ये मामला किस तरह बढ़ेगा। अच्छा जनाब, हम आपको इससे पहले बता रहे थे कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है और आज तकरीबन चौथा रोज़ है जिसमें इनके सिटीजन जो हैं वो दाखिल हो गए। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर, लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुन बैठे, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की हम देख रहे हैं कोई अप्रोच नहीं की गई, कोई मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने लाहौर में खिताब किया और खिताब में कहा कि हुकूमत ने अपने हदफ से भी ज़्यादा 8,000 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए। बिजली के बिलों में अलग आवाम की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके से हुक्मरानों ने 1200 अरब रुपए जमा किए। IPPs को बिजली ना बनाने के बावजूद 1700 अरब रुपए दिए। तो ज़रा सुन लेते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात का मैंने एक तरह से आपको एक पूरा समरी दे दी है, वो क्या करें। और वो ये बात वही है जिससे पहले हमारे साथ डॉक्टर खालिद वलीद थे, वो जिक्र कर रहे थे कि इन चीज़ों पे आप नज़रसानी कर सकते हैं, इन चीज़ों पर गौर किया जा सकता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकती है। ये जो IPPs हैं जिनसे हमने इतने सालों के मुआहदे किए हुए हैं, ये मुआहदे बजाय अगर ये बिजली प्रोड्यूस करें ना करें, लेकिन इनको रेंट की मद में जो है वो पेमेंट हो रही है और वो पेमेंट आपके हमारे पैसों से होती है जो टैक्स की मद में हमसे लिए जाते हैं। सुन लें जरा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्या कह रहे थे। हमें आपकी मुश्किलात पता हैं और वो मुश्किलात ये हैं कि लग रहा है कि आप जाने वाले हैं, आपका वक्त पूरा हो गया है और आपकी परेशानियां ये हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिया के मंजूरे नजर ना रहे हो। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, गन्ने की कीमतें किसान को नहीं मिलती, इंपोर्ट की बात करते हैं, कभी एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये निजाम
अब डिलीवर नहीं कर सकता। निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं, शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। ये जो जड़ से खराब निजाम है, इसको जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों का बनाया हुआ चल रहा है। एक छोटा सा अफसर लग जाता है, कौम का हाकिम अपने आप को समझने लगता है, गरीबों के ठेले इस तरह उठा के फेंकता है कि जैसे नौजुबिल्ला खुदा बन गया है। तो ये 25वां IMF का प्रोग्राम है जिसमें हम हैं और उसकी वजह से ही ये सब कुछ है। फैजुल्ला हमारे नुमाइंदे साथ हैं, ज़रा उनकी तरफ बढ़ते हैं। वैसे सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जमात इस्लामी के जो धरने, हुकूमत को तो कोई असर नहीं हो रहा, उनके कान पे तो जू भी नहीं रेंग रही। वैसे सक्सेस का क्या मेयार है? इन सिटिंग्स के लोग हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है? क्या लोग भी आकर सिटिंग्स में बैठते हैं या ये बस एक मखसूस टाइम को बैठा जाता है और फिर जी जनाब अगले दिन की तैयारी होती है? सदर देखिए, जो कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है, धरना तो ये 24 घंटों का है और आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। अलबत्ता औकात कार मुख्तलिफ हैं जिसमें लोगों की तादाद बढ़ जाती है, कम होती है, तो ये घटती बढ़ती रहती है। मसलन अभी सुबह के वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये रोड बंद है और कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। तादाद उनकी कम है क्योंकि जमात इस्लामी के बेशतर कारकुन भी जॉब्स वाले हैं या अपना कोई काम करने वाले हैं। तो 6 बजे के बाद फिर इसमें कारकुनों का बड़ा जो है ना एक रेला आता है और वो फिर रात देर तक बैठे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जमात इस्लामी इसके एक पूरे शेड्यूल जारी करती है। जैसे आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जमात इस्लामी की ख़वातीन यहाँ पर आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या लोग इसमें शरीक हो रहे हैं? तो ये जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है कि बड़ी बदकिस्मती है कि लोग जो इस महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस पर बहुत डिस्कशन भी होती है, घर घर में बात होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है और हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो यहाँ पर आवाम अगर देखा जाए तो उनकी तादाद न होने के बराबर है। यानी लोग इसमें उस तरह से जो हम आम शहरी जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उनकी शिरकत अगर देखें तो वो न होने के बराबर है या फिर बहुत महदूद है। अलबत्ता जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जैसे ताजिर बिरादरी है, तलबा हैं, वकला हैं, उनके वफूद इसमें आके शिरकत करते रहते हैं और इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं। और जहाँ तक बात है कि हुकूमत को कब और कितना फ़र्क पड़ता है, तो धरना जो 2-4 दिन का होता है उससे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। माजी में जो बल्दियाती हुकूमत के हवाले से जमात इस्लामी ने एक धरना दिया था सिंध असम्बली के बाहर, वो 29 रोज़ तक धरना दिया गया था और 29वें रोज़ जाकर फिर सिंध हुकूमत आई थी और जमात इस्लामी और उनके दरमियान कुछ नुकात पर मुआहदा तय पाया था। तो अभी तक इस तरह का यहाँ पर कराची में, चूँकि ये वफाक का मामला है तो यहाँ तो किसी ने रब्ता नहीं किया। अलबत्ता ऐसी इत्तलात है कि वफाकी हुकूमत ने रब्ता किया है और कोई कमेटी बनाने की भी तजवीज़ दी है, लेकिन मजमूई तौर पर अभी तक ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस धरने का कोई बहुत बड़ा असर लिया हो, क्योंकि आज चौथा रोज़ है और इस दौरान 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जा चुका है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज है धरने वालों को या कोई भी एहतजाज करने वालों को कि अगर आप एहतजाज भी करते हैं, पुरअमन तरीके से भी करते हैं, तो हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कीमतों में इजाफ़ा करके बता रहे हैं कि गवर्नमेंट वही करेगी जो वो चाहती है। तो जमात इस्लामी यहाँ बैठी भी एहतजाज करने और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि फैजुल्ला, हमने माजी में भी बहुत से धरने देखे हैं और धरनों में जमे गफ़ीर भी देखा है। अब आपके महकम में देख सकता हूँ खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, तो क्या स्ट्रीट पावर कितनी देख रहे हैं आप जमात इस्लामी की? और आप ये बता भी रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशंस है ना, कुछ टाइम के लिए ख़वातीन आती हैं, फिर कुछ मखसूस टाइम है उसमें नौजवान आते हैं, आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉर्मल आवाम जिनकी बात करते हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान, ये जमात इस्लामी जी कहती है कि हम नॉर्मल जो आम आवाम है उसके हकूक़ का मुतालबा लेके निकले पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से, तो वो आम आवाम नज़र आ रही है आपको इन धरनों के अंदर? नहीं, आम आवाम हमें नज़र नहीं आती। शाम में ये कि कोई इक्का दुक्का फैमिलीज़ या कुछ लोग आकर ज़रूर इसमें बैठ जाते हैं, लेकिन जो जमे गफ़ीर की बात की जाती है, जो आवाम होते हैं कि जिनको आना चाहिए, वो ऐसे धरनों से या इस एहतजाज से भी हमें लाताल्लुक़ नज़र आते हैं, तो वो इसमें मौजूद नहीं है। और जब तक किसी भी एहतजाज में, धरने में
आवाम या शहरी शामिल नहीं होते हैं तो उसका वो दबाव नहीं बनता। उनकी मौजूदगी वो प्रेशर बढ़ाती है, गवर्नमेंट उसको फिर सीरियस लेने पर भी मजबूर होती है और फिर वो उन कीमतों को कम करना हो या कोई भी मुतालबा हो उस पर फिर वो अमल दरामद करते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की कमी दिखाई दे रही है कि महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सेस से मुतासर तो सब है, यानी कोई अमीर हो, गरीब हो, दरमियाने तबके का हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वो तमाम लोग मुतासर हैं। लेकिन वो गुफ्तगू करते हैं, इस पे सोशल मीडिया पे बात करते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली में, घर में, होटल्स पे, लेकिन वो किसी इस तरह के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जो उन कीमतों को कम कराने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक मामला है कि लोगों की उस तरह से जो शिरकत है, जो हम आवाम जिनको कहते हैं, तो वो हमें ऐसे धरनों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते।